हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब में। और अभी तक हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। जैसा कि आप लोगों ने वैदिक सभ्यता की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया, तो हम लोगों ने पाया कि वह एक पितृसत्तात्मक और राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है। इसके अलावा यह एक कबीलाई व्यवस्था थी और एक ग्रामीण परिवेश पाया गया है, जबकि सिंध सभ्यता इसके विपरीत एक शहरी व्यवस्था थी और यहाँ मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, जबकि वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। यहाँ के लोग आर्य थे। आर्य जो कि भूमध्य सागर सॉरी मिडिल ईस्ट मध्य एशिया से आए हुए थे। मैक्स मूलर का यह सिद्धांत था कि ये लोग जो हैं मध्य एशिया से आए हुए और पंजाब तथा अफगानिस्तान में आकर बस गए। इसके अलावा हम लोग कल की क्लास में वहाँ के इम्पॉर्टेंट पदों के बारे में पढ़ा, जो नदियाँ थी इम्पॉर्टेंट उनके बारे में पढ़ा लास्ट क्लास में। अब जो भी देखिए साक्ष्य मिले थे हमें वैदिक काल के, वो हमें कहाँ से मिले हैं? वैदिक साहित्य से। तो आज उस वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने बताया था कि सारी चीज़ें जो हैं हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की देखिए हेडिंग डाल लीजिए वैदिक साहित्य। तो देखिए वैदिक साहित्य में क्या क्या है। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है। तो पहले समझते हैं कि ब्राह्मण साहित्य क्या है। ब्राह्मण साहित्य और दूसरा क्या है, ब्राह्मणेतर साहित्य। और हो सकता है मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ब्राह्मणेतर साहित्य। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये ब्राह्मण साहित्य है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे वेदों की, उपनिषदों की, पुराणों की। ठीक है। और ब्राह्मणेतर साहित्य क्या है, ये इसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? बौद्ध और जैन साहित्य की। इसके अलावा आगे चलकर गुप्त काल और मौर्य काल में जो अन्य पुस्तकें धर्म से इतर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग आज की क्लास में ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाली जितनी भी पुस्तकें हैं या जितने भी उपनिषद पुराण उन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं वेद के ऊपर, जहाँ से वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई। तो वेद जो हैं भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। देखिए वेदों के बारे में क्या कहा जाता है। मैक्स मूलर का सिद्धांत था कि ये लगभग 1000 ईसा पूर्व लिखे गए हैं। समझिएगा इस बात को, ऐसा उनका मानना था। उसके बाद जब उन्होंने अध्ययन किया तो लगभग उन्हें लगा कि ये 3000 ईसा पूर्व हैं। पर इस कथन का भी अन्य इतिहासकारों ने विरोध किया। तो इसके बाद वो लोग इस मत पर आए। मैक्स मूलर का कहना था कि कोई भी दुनिया की शक्ति या पता नहीं लगा सकती है कि वैदिक मंत्र या वेद जो हैं वो कितने साल पुराने हो सकता है। 5000 साल या 10,000 साल पुराने भी हो सकते हैं। इसकी अभी स्पष्ट क्या है तिथि पता नहीं चली है कि ये कब संकलित हुए हैं, कब लिखे गए हैं। तो यही विवादास्पद चीज़ इसमें रही है। अब देखिए और भी विवादास्पद चीज़ें इसमें क्या क्या रही वो आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए वेदों के संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेद व्यास का नाम सबने सुना होगा। तो वेद व्यास जी ने क्या है, वेदों का संकलन किया था। वेदों की संख्या कितनी थी? 4। कौन कौन सा? पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सभी वेदों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ऊपर। तो पहला वेद जो है ऋग्वेद, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है। 8 अष्टक हैं। तो इसे याद करने का तरीका क्या है? अष्टक मतलब 8, मंडल के लिए क्या है? 10 और 1028 सूक्त हैं। ये बात क्लियर हो गई? 1028 क्या है? सूक्त हैं। इसके अलावा बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त हैं। ये लाइन याद रखिएगा, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त हैं, क्योंकि जब एग्जाम में एक बार आया है तो सीधे यही क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद में कितने बालखिल्य सूक्त हैं। तो कितने हैं? 11। इसके अलावा टोटल ऋचाएँ कितनी हैं? ऋचाएँ क्या होती हैं? मंत्र जो गाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? श्लोक टाइप से। वो सारी ऋचाएँ कहलाती हैं। टोटल कितने हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? होत्र। ठीक है। जैसे हम लोग गाना गाते हैं तो क्या कहते हैं? उन्हें गायक कहते हैं ना। वैसे इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहते थे? होत्र। होत्र। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए ऋग्वेद को लिखने वाले पुरुष रचनाकार कौन थे और महिला रचनाकार कौन थी। तो ये नाम एक बार पढ़ लीजिए। वशिष्ठ, विश्वामित्र,
भरद्वाज, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, भरद्वाज, वामदेव, अत्रि और घृतस्मद। फिर से इस नाम को रिपीट करते हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, वामदेव, अत्रि और घृतस्मद। ये हो गए पुरुष रत्नाकार। इसके अलावा इनके महिला रत्नाकार में कौन कौन है? पौलोमी, सची, काच्छावृत्ति, घोषा और सची। देखिए कल की क्लास में हमने बताया था कि ऋग्वेदिक कालीन समाज में महिला की क्या थी, इज्जत थी, उसका सम्मान, उसका महत्व काफ़ी अधिक था, जबकि उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। इसके विपरीत उसका जो सामाजिक स्तर था वो धीमे धीमे गिर गया था, उसकी महत्व जो है कम होने लगा था समाज में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद लिखा गया है उसमें भी लिखने में क्या है, महिलाओं का योगदान है। अब ये लिखा कैसे गया? माना जाता है कि जो ये ऋषि थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज और महिला ऋषि थी पलोमी, सची, काछावती, इनके बीच का जो एक वाद विवाद हुआ है, उन सभी का जो निष्कर्ष निकला है वो संकलन ऋग्वेद में लिखा गया है। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल और पहले मंडल को अंत में जोड़ा गया है। ये बात याद रखिएगा, लाइन कौन कौन सी, 10वां मंडल और पहला मंडल अंत में जोड़ा गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा मंडल अंत में जोड़ा गया है या बाद में जोड़ा गया है। इसके अलावा देखिए ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है, खिल। इसमें क्या है, 250 इंद्र के लिए और 200 अग्नि के लिए ऋचाएँ मिली हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ थी और अग्नि के लिए। तो इंद्र के लिए कितनी, 250, और अग्नि के लिए 200। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद का जो 10वां मंडल जोड़ा गया था। इतिहासकारों का मानना है, देखिए मत होते हैं, इसका खंडन भी होता है और सहमति भी होती है, तो इस पे आप सीधे निष्कर्ष पे नहीं निकल सकते हैं। तो इतिहासकारों का मानना क्या है कि इसके अन्य जो हम लोग वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो पहले क्या था, केवल ब्राह्मण जो अध्ययन करते थे, उसके अलावा जो सुरक्षा करते थे वो क्षत्रिय, और इसके अलावा अन्य बचे हुए लोग क्या कहलाते थे, विष कहलाते थे। ठीक है, तो केवल ये तीन ही समाज में लोग थे, तीन प्रकार के, तीन तरीके से बटे हुए थे। जो ये 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, इसमें हमें शूद्र का वर्णन पहली बार मिलता है। तो ये शूद्र के बारे में कहना था कुछ इतिहासकारों का कि जो अनार्य थे या जो वहाँ के मूल निवासी लोग थे, पहले के निवासी थे, उनको क्या है, उनको उनके ऊपर हमला करके उन्हें दास बना लिया। जो आर्य आए यहाँ और उन्होंने वहाँ के निवासियों पे हमला करके उन्हें अपना दास बना लिया और उनसे अपना क्या काम करवाते थे, उन्हें ही क्या कहा गया, शूद्र। ऐसा कुछ इतिहासकारों का मत है। इसका कुछ लोगों ने क्या किया है, विरोध भी किया है। रामशरण शर्मा के अनुसार ऐसा नहीं है, उनका मानना था शूद्र में आर्य और अनार्य दोनों ही शामिल हैं, केवल अनार्य लोग नहीं। तो यहाँ पे कई मत ऐसे हैं जो क्या हैं, हमेशा विवाद का विषय रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं। देखिए गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? हम लोग जो पढ़ते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद देखिए ऋग्वेद के अलावा जो शतपथ ब्राह्मण नाम का ग्रंथ है, ये इतिहास का क्या है, इतिहास जानने का प्राचीनतम स्रोत है हमारे पास। इसके बाद अन्य सभी क्या है, इससे बाद के ग्रंथ हैं। उसके अलावा देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सभी क्या है, इन सभी को मिला के क्या कहते हैं, संहिता, संहिता या संहिता। इसका अर्थ क्या होता है, संकलन। क्या अर्थ होता है, संकलन। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे टॉपिक होता है और टॉपिक के अलावा क्या होता है, सब टॉपिक। ठीक है, तो उसी हिसाब से वेद हैं और इसके उपवेद हैं, और उपवेद के अलावा 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए। कौन कौन से? ऐत्रेय और कौस्तिकी। तो देखिए पहले ऋग्वेद का उपवेद हम लोग देखते हैं कौन है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। कौन है? आयुर्वेद। इसके अलावा इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? ऐत्रेय और कौस्तिकी। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें वामनावतार के 3 पगों का आख्यान भी किसमें है, ऋग्वेद में सम्मिलित है। तो एक चीज देखिए, जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर कभी आपने कथा सुनी हो कि
अब इसे फिलहाल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अभी बताना टाइम की वेस्टेज है। किसी और दिन आपको इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो देखिए यजुर्वेद क्या है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की रचना हुई। यजुर्वेद के दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। और ये यजुर्वेद क्या है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। मतलब गद्य आप लोग समझते हैं ना कि ऐसा जो सिर्फ पढ़ा जा सके, और पद्य जो गाया जा सके, जिसमें राइमिंग हो, वो क्या कहलाते हैं, पद्य, जिसमें राइमिंग हो। बाकी इसमें यज्ञों के नियमों के बारे में पता चलता है। और इसके अलावा क्या है, मन देखिए उसमें क्या था, जो ऋग्वेद की ऋचाएं गाते थे उनको क्या कहते थे, होत्र। और यजुर्वेद को जो गाते हैं मंत्रों को, उन्हें क्या कहते हैं, अर्धायु। ठीक है, क्या मैं राइट प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ? आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए हम लोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पे इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लगाता जा रहा हूँ तो वो समझिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सामवेद की। देखिए सामवेद में क्या आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और फिर नेक्स्ट सामवेद। तो धनुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद का अर्थ क्या है। देखिए साम मतलब क्या होता है, गान करना। साम मतलब गान करना। तो देखिए इसमें जितने भी हैं वो सब पद्य के रूप में हैं। मतलब वो गान करने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता। क्योंकि इसमें सभी क्या हैं, जितने भी श्लोक हैं वो सब गा गा के बोले जाते हैं, और इससे गाने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता। तो हमारे पास तीसरा वर्ड क्या हो गया, पहला होत्र, दूसरा क्या है यजुर्वेद का, एक मिनट, ये उद्गाता, और यजुर्वेद के क्या कहेंगे, अर्धायु। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संगीत का जनक। तो सामवेद जो है, इसे भारतीय संगीत का क्या है, जनक भी माना जाता है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के दोनों पॉइंट क्या हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए इसमें टोटल कितनी है, 1549 ऋचाएँ हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देवता कौन से वर्णित थे, सविता या सूर्य, इनकी उपासना की गई है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद या उत्तर वैदिक कालीन वेद भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के बाद जो चेंजेस धीमे धीमे आए हैं, यजुर्वेद में दिखे हैं, फिर उसके बाद सामवेद में दिखे हैं, और अंततोगत्ता आपको अथर्ववेद में फाइनली काफ़ी चेंजेस दिखेंगे पिछले समय से और इस समय में। तो देखिए इसके रचयिता कौन है, ये नाम दिख रहा होगा आपको, अथर्व ऋषि। तो आप समझ रहे हैं कि इसका नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा, अथर्व ऋषि ने लिखा था इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। देखिए ये वेद इन्होंने पूरा नहीं किया था, इसके बाद इसको लिखने वाले कौन है, आंगिरस, मतलब इसी को बढ़ाया आगे, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अथर्वांगिरस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, भेषण वेद। इंपॉर्टेंट, अथर्ववेद को भेषण वेद के नाम से जाना जाता है। इसमें कितने सूक्त हैं, 731। पिछले वाले में सामवेद में कितनी रचनाएं थी, 1549। और इसमें अध्याय कितने हैं, 20। मंत्र कितने हैं, 6000। तो अगर ऋग्वेद की बात करें तो क्या थे, 8 अष्टक, 10 मंडल और 12 बालगिल सूत और 10,462 ऋचाएँ थी। सामवेद में कितनी है, 1549। और अथर्ववेद में कितनी है, 6000 मंत्र हैं, 731 सूक्त और 20 अध्याय। इसके अलावा देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी जादू टोना, वशीकरण, अंधविश्वास, श्राप, प्रेम, इन सब चीज़ों का वर्णन किसमें मिलेगा आपको, अथर्ववेद में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कुरुओं के राजा परीक्षित की तथा आर्य अनार्य की चर्चा भी किसमें है, इस वेद में निहित है। मतलब कौन आर्य है और कौन अनार्य, इसके ऊपर पूरा लंबा चौड़ा डिस्कशन किया गया उस टाइम पर, तो वो भी किसमें है निहित, वो अथर्ववेद में निहित है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये तो थे ब्राह्मण साहित्य के मेन पार्ट, जो कि वैदिक साहित्य का पार्ट थे। ठीक है, अब जो वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है, ब्राह्मण साहित्य का तो पार्ट है और वैदिक साहित्य नहीं, क्योंकि ये वेद के बाद लिखे गए हैं। तो कौन कौन से वेद के बाद लिखे गए, ये हैं वेदांग। ठीक है, मतलब वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। कौन कौन से वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, शिक्षा,
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। फिर से एक बार देखते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये चीज समझ गए, ये क्या है, वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पुराणों की। तो लगभग सभी ने पुराण वर्ड सुना होगा, कथा होती है। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। अब देखिए यहाँ पे मैंने जरूरी नहीं समझा कि पुराणों की सारी संख्या आपको हम बताएं, ठीक है, क्योंकि वो सारी पुराणों के सारे नाम बताएं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से पुराण है, सबका नाम लिखिए। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग पढ़िए, ठीक है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, उसमें इनके रचयिता कौन है? महर्षि लोमहर्ष। हालांकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब जो है विवादात्मक हैं, ठीक। क्योंकि देखिए अभी ये महर्षि लोमहर्ष ने लिखा है, उसके पश्चात उनके रचना क्रम को उनके सुपुत्र उग्र श्रवा ने बढ़ाया है। तो ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो आपको समझना भी पड़ेगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, मतलब क्या चीज़ आपको नॉलेज के तौर पे पढ़ना है और क्या चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इसके अलावा देखिए सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, मत्स्य पुराण। इसके अलावा ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मत्स्य पुराण किस वंशावली से है? क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। किससे? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश से। और वायु पुराण गुप्त वंश से। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? फिर से एक बार देख लीजिए, मत्स्य पुराण किससे है? आंध्र सातवाहन वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश और वायु पुराण गुप्त वंश। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये तो आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए तो हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आरण्यक के साथ। तो ये क्या है? ये ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है, ठीक है। इसमें रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषय हैं। तो ये मूल रूप से जैसे क्या कह सकते हैं, दर्शन पे आधारित है। किस पे? फिलॉसफी, फिलॉसफी पे आधारित है। तो स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उपनिषद पे। अब देखिए उपनिषद से क्वेश्चन आ जाता है। पहली चीज तो समझते हैं उपनिषद का मतलब क्या है। उपनिषद का अर्थ है पास बैठना। तो पहले जब विद्या का आरंभ होता था, बच्चों को विद्या दी जाती थी, अध्ययन किया था, तो आजकल के स्कूल के ज़माने में क्या है, बच्चा गया, 50 बच्चे बैठे हैं, बोर्ड पे पढ़ा दिया गया, या इस तरीके से हम लोग जैसे ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं इस तरीके से। बट उस समय क्या था, विद्यार्थी जो है शिक्षक के पास बैठकर चीज़ों को कंठस्थ करता था, क्योंकि उसमें लिखने की संज्ञाएं लिखने की बजाय क्या है, सुनने पे ज़्यादा जोर दिया था। मतलब एक चीज़ को दूसरे से ट्रांसफ़र किया था बाई वोकल, ठीक है। मतलब शिष्य सुन सुन के उन सब चीज़ों को क्या है, कंठस्थ करता रहता था। तो ये उपनिषद का मतलब क्या है? पास बैठना। इसे अध्यात्म विद्या या परासंज्ञा भी कहा जाता है। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, जिसमें से कितने? 12 प्रामाणिक माने जाते हैं। अब ये तीनों पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पहला सत्यमेव जयते, जो कि हम लोग आजकल देखते हैं अपने जो चिन्ह है, ये देखा होगा आप लोगों ने किस पे? मुद्रा पे भी देखा होगा, 1 रुपए के सिक्के पे पहले बना होता था, ठीक है। वो इस तरीके से बना होता ना, अशोक की लाट से लिया गया जो चिन्ह लिया गया, इसके साथ सत्यमेव जयते जो वर्ड है यूज़ किया था। तो ये कहाँ से है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बात क्लियर हो रही है? सिंह की लाट बनी हुई है। नहीं आप लोगों को क्लियर हुआ तो बताते हैं। जैसे जो आईपीएस वगैरह देखे होंगे उनकी उस पर लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या है? चक्र बना हुआ है, सिंह की लाट बनी हुई है और सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से वर्ड लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। उसके अलावा सबसे बड़ा उपनिषद पूछा जाए तो कौन सा है? बृहदारण्यकोपनिषद, ठीक है। क्या नाम है? बृहदारण्यकोपनिषद। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है? प्रतिशाख्य। तो ये प्रतिशाख्य जो है वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य है। ये बात क्लियर हो गई? तो ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? कंठस्थ कर लीजिएगा। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं स्मृतियों की।
तो स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, पहली चीज। अब मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? भारुचि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट और मेघातिथि। ये सा हटा दीजिएगा, मेघातिथि। फिर से कौन कौन मनुस्मृति के रचनाकार हैं? भारुचि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट और मेघातिथि। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बट नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं। मनुस्मृति को जो है शुंग काल का, अभी शुंग काल आगे पढ़ाएंगे, तो उसका क्या है, मानक ग्रंथ कहा जाता है। इसे लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आप लोगों को याद ही रखना है। जैसे क्वेश्चन क्या आता है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या है आपका? मनुस्मृति। इसके अलावा ये नारद स्मृति में गुप्त काल के विषय में विस्तार पूर्वक लिखा है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। कि पूछा जाएगा गुप्त काल का हमें क्या है जानकारी, किस स्मृति से मिलती है, तो क्या आंसर होगा हमारे पास? नारद स्मृति। तो दो क्वेश्चन आपके इस स्लाइड से भी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। निरुक्ति, तो निरुक्त क्या है? जो वेद थे, वेद की संस्कृत, देखिए समझिएगा बात, विवादास्पद वेद क्यों रहे हैं? समय समय पर वेदों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। वेदों की जो संस्कृत थी और वर्तमान संस्कृत देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। वो संस्कृत के वर्ड उसमें कुछ कुछ इतने कठिन थे कि उनका एज इट इज़ ट्रांसलेट करना मुश्किल है, ठीक है। कुछ चीज़ें फिलोसफिकल वे में लिखी हैं और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एज इट इज़ ट्रांसलेट नहीं किए जा सके। तो अब देखिए इस वजह से क्या है, लोग उसे अपने अपने तरह से क्या है समझते हैं, ये बात समझिएगा, ठीक है। तो इसलिए वेद क्या है, विवादास्पद रहे हैं। जितने भी लोगों ने, अगर आप उन पढ़ेंगे तो जितने लोगों ने है अलग अलग तरीके से वर्णन किया है, जिसमें कि सबसे प्रमाणिक कौन है? दयानंद की, ठीक है। वेद का उन्होंने वर्णन जो किया है सत्यार्थ प्रकाश में, वो सबसे प्रमाणिक माना जाता है। अब देखिए वेद के जो कठिन वर्ड थे उनका संकलन किया गया किस नाम से? निघट्टू नाम से, ठीक है। ये याद रखिए किस नाम से संकलन किया गया? निघट्टू। और उसी की जो व्याख्या की है महाकवि यास्क ने। ये कब थे? 5वीं सदी में। कब? 5वीं सदी में महाकवि यास्क ने निरुक्त की रचना की। किस लिए? देखिए फिर से याद समझिए इस बात को। निघट्टू क्या है? निघंटू है क्लिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन, क्लिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन। ये चीज समझ में आई। और निरुक्त क्या है? निरुक्त है इनकी व्याख्या, और व्याख्या की किसने है? महाकवि यास्क ने। ये बात क्लियर हो गई चीज। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। षड दर्शन के बारे में जानते हैं। तो देखिए षड दर्शन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी डालना हो लिख सकते हैं। देखिए षड दर्शन 6 हैं। षड से मतलब क्या होता है? 6। तो यानी षड दर्शन क्या है? 6। कौन कौन से? पतंजलि का योग दर्शन, बाबा रामदेव को आप लोग देखते ही होंगे। कपाल भारती किया होगा आप लोगों ने, नहीं किया होगा तो करके देख लीजिएगा। बाल नहीं बढ़ रहे हो तो बढ़वा लीजिएगा नाखून किसका। तो वो कहाँ से हैं? पतंजलि से। तो पतंजलि का योग दर्शन। इसके अलावा कपिल का सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का मतलब क्या? जो आज हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो उस समय भी मैथमेटिक्स हुआ करती थी, तो उसे हम लोग क्या लिख पढ़ते हैं? सांख्य दर्शन। उसके अलावा बादरायण का उत्तर मीमांसा, कणाद का वैशेषिक दर्शन। तो कणाद कौन थे? एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं जैसे आज वैज्ञानिक होते हैं ना, वो उस काल के वैज्ञानिक थे कणाद, ठीक है। इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी ये आप लोग गूगल कीजिएगा जाके, और देखिएगा क्या उस समय पर ऐसी वस्तु का खोज करना कितना मायने रखता है। इसके अलावा कौन है? जैमिनी का पूर्व मीमांसा और गौतम का न्याय दर्शन। गौतम ऋषि से इन्होंने क्या है, जैसे आजकल हम लोगों में क्या होता है, लॉ होता है, कानून। तो उस समय जो है न्याय दर्शन के बारे में किसने लिखा है? गौतम ऋषि ने। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए पूछा क्या जाता है आपसे, ऐसे पूछा जाएगा कि पतंजलि ने इसमें से कौन सा दर्शन लिखा है। 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि योग दर्शन, सांख्य दर्शन, उत्तर मीमांसा या पूर्व मीमांसा। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? योग दर्शन। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या ये हो सकता है ऐसे पूछा जाए उत्तर मीमांसा के
किसने मतलब लिखी है? तो बादरायण, कपिल, पतंजलि, कणाद। कोई 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसको आप लोग एक बार फिर से क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आपको क्या है, रट लेना है बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसके अलावा क्या है, देखिए, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, अभी पतंजलि की बात मैंने की थी, योग दर्शन। तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। कौन पुस्तक लिखी है? महाभाष्य। ये इम्पॉर्टेंट है, या कहें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महाभाष्य पुस्तक लिखी है। पुष्य शुंग, दो शुंग काल के हैं, ठीक है, पहली चीज। कौन? पतंजलि। और पुष्यपुत्र शुंग जो थे उस समय राजा थे, क्या नाम है इनका? पुष्यमित्र शुंग। उनके ये कौन थे? पुरोहित। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? महाभाष्य की। तो इस महाभाष्य से हमें क्या मिलता है? शुंग काल की जानकारी मिलती है, शुंग काल की जानकारी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, पाणिन, महर्षि पाणिन थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, ठीक है। तो इस पे तो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक नहीं 20 बार आया है। तो क्या क्वेश्चन आता है कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? आंसर अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? आंसर पाणिनि। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अष्टाध्यायी से देखिए हमें मौर्यों के तरह, मौर्यों से पूर्व जो काल था उसका क्या है, पता चलता है। इसके अलावा कौन है? कात्यायन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या पूछा था, अभी बताते हैं। कात्यायन रचित गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, जिससे भारत पर यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं कि भारत पर यवनों के आक्रमण की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गार्गी संहिता से। और गार्गी संहिता के रचयिता कौन है? कात्यायन, ठीक है। और ये गार्गी संहिता कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रामायण के बारे में। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। इसमें लगभग आरंभ में 6000 श्लोक थे, और जो कि धीमे धीमे जुड़ते गए। जगह जगह से जो उसके क्या मिले हैं, पेजेस मिले हैं, मतलब उससे जुड़ी चीज़ें मिली हैं, उन्हें संकलित किया गया। वर्तमान में क्या है, 24,000 श्लोक इसमें हो गए हैं। इसलिए इसे क्या कह के बुलाते हैं? चतुर्विशति सहस्त्री संहिता। ये थोड़ा सा नाम टिपिकल है, बट इम्पॉर्टेंट भी है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं महाभारत के ऊपर। तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, वेदों के रचयिता कौन है? वेद व्यास। और महाभारत के रचयिता भी कौन है? वेद व्यास। देखिए इसे जय संहिता भी कहा गया। किसको? महाभारत को। जब इसमें श्लोक कितने थे? 8800। मूलतः इसमें 8800 श्लोक पाए गए। धीमे धीमे क्या है, इससे रिलेटेड और मिलते गए, तो उन्हें जोड़ते गए हम लोग। तो इसके श्लोकों की संख्या बाद में कितनी हो गई? 24,000। तो इसे क्या नाम दिया गया? भारत। और अंत में जब 1 लाख श्लोक मिले हैं इसमें, कितने? 1 लाख। तो इसका नाम क्या हो गया? महाभारत, ठीक है। तो इसे महाभारत मूल रूप से नहीं कहते थे, पहले क्या कहते थे? जय संहिता। जब 24,000 श्लोक मिले हैं तो क्या कहा गया? भारत। और जब 1 लाख श्लोक मिले हैं तो क्या हो गया? महाभारत। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए आज की स्लाइड में इतना ही कंटेंट है आप लोगों के लिए। तो अब आप लोगों को करना क्या है, देखिए हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। जो चीज़ें अगर आपको इस स्लाइड में नहीं मिली हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होंगी। जैसे संस्कारों के बारे में, या विवाह के बारे में कि 5 तरीके के विवाह होते हैं, गंधर्व विवाह, और तरह तरह की बातें। मतलब वो सब चीज़ें अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, तो उनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उनको इस स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इंक्लूड कर लेंगे अगली क्लास में। और कल की क्लास जो है, देखिए आपने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा है वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है। और आज की क्लास में वैदिक साहित्य के बारे में जितना पढ़ा है, इसको आज आप लोग रिवाइज करिएगा, क्योंकि कल पूरा वैदिक इरा, उस पे एक क्विज क्या है, आएगी। वैदिक इरा पर एक क्विज आएगी। तो आप लोगों को क्विज को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी से आप लोग जो है इसको रिवीजन करने जाके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट क्लास के बारे में लोगों को पता चल जाए कि अगली क्लास में क्या है, क्विज होने वाली है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, नीचे रेड कलर का
आइकन बना होगा, उस पे आप लोग क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम पे, ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद।